जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं रवि प्रताप सिंह एक बार फिर आया हूँ आपके सामने संसार के भूगोल की क्लास लेकर। और मेरे दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बाहिरजात बल। बहिर्जात बल यानी एंडोजेनेटिक फोर्स। इससे पहले हम एक्सोजेनेटिक फोर्स को भी जान चुके हैं, ज्वालामुखी को भी जान चुके हैं, अंतर्जात बलों के बारे में भी हम जान चुके हैं। बहिर्जात बलों के ऊपर मेरे दोस्तों इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं, जिसपे हमने पढ़ा था मेरे दोस्तों अनुच्छादन को पढ़ा था। अनुच्छादन के अंतर्गत हमने 2 चीज़ें बताई थी, एक बताई थी अपक्षय और दूसरा बताया था अपर्दन। ठीक है, अपक्षय मतलब वेदरिंग और अपर्दन मतलब एरोजन। ठीक, अब हम जो है मेरे दोस्तों इससे पहली 2 क्लासों में जो पढ़ चुके हैं, अपक्षय को पढ़ चुके हैं। अपक्षय 3 प्रकार का होता है वेदरिंग। एक होता है भौतिक, एक होता है केमिकल और एक होता है भौतिक, एक होता है रासायनिक और एक होता है जैविक अपक्षय। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे अपक्षय को पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं एरोजन को, और एरोजन में मेरे दोस्तों अपर्दन बोलते हैं हम इसको। ये भी क्या है, बाहिर्जात बल के अंतर्गत ही होता है। हमने बताया था मेरे दोस्तों कि जितने भी अंतर्जात बल के कारण पृथ्वी पर अनेक प्रकार के भूपटल पर अनेक प्रकार की संरचनाएं बनती हैं, चाहे पहाड़ हो या गर्त हो या भ्रंश घाटी हो। ठीक है मेरे दोस्तों, या पठार हो, कोई भी संरचना होती है तो वो सब अंतर्जात बल के कारण बनती है। और बहिर्जात बल जो है उनको डिस्ट्रॉय यानी कि खत्म करने की कोशिश करते हैं, समतल करने की कोशिश करते हैं। इसी के अंतर्गत जो है जितने भी बल आते हैं उनको हम बहिर्जात बल बोलते हैं। और ये मेरे दोस्तों कहाँ पर काम करते हैं? ये काम करते हैं मेरे दोस्तों भूपटल पर। कहाँ पर मेरे दोस्तों? भूपटल पर। तो अब हम मेरे दोस्तों जानते हैं अपर्दन क्या होता है। देखिए मेरे दोस्तों, अपक्षय में हमने ये जाना था कि जो अपक्षय होता है मेरे दोस्तों तो वो एक ही स्थान पर होता है। मतलब चट्टान टूटती है, फूटती है, अनेक भागों में टूटती है या मिट्टी में बदलती है, वो केवल एक ही स्थान पर होता है। लेकिन जो अपक्षय के बाद या अन्य क्रियाओं के बाद जितना भी मटेरियल बनता है या अवसाद बनते हैं मेरे दोस्तों, अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाएं तो उनको हम अपर्दन कहते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों अपर्दन को पढ़ते हैं, एरोजन को। देखिए, अपक्षयित पदार्थों का अन्य स्थान पर स्थानांतरण। अब आप समझ गए होंगे, जो अपक्षय हम पढ़ चुके हैं उस अपक्षय के अंतर्गत जितने भी पदार्थ या अवसाद बने थे, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू, ये सब जो है अपक्षयित पदार्थ कहाँ चले जाएं? अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो जाएं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं, तो इसको हम अपर्दन बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अपर्दन में सम्मिलित प्रमुख प्रक्रियाएं क्या क्या हैं, आइए इनको जान लेते हैं। कौन सी सम्मिलित प्रमुख प्रक्रियाएं मेरे दोस्तों? मतलब मेजर प्रोसेस इन्वॉल्व इन एरोजन। ठीक, जो प्रमुख प्रक्रियाएं हैं जो अपर्दन में आती हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? देखिए कौन कौन सी हैं, इनको जान लेते हैं। पहला है अपघर्षण, ठीक है, एब्रेजन। इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, जब कोई भी देखिए नाला है, नदी है, ठीक है, या फिर कोई भी पोखर है या बहता हुआ कैसा भी जल है, ठीक है, या फिर ये समझ लीजिए कोई भी ऐसी क्रिया जिसके जरिए कंकड़, पत्थर, बालू आदि लेकर चलें, वो सारी चीजें क्या चलें, वो जो जैसे नदी है, ठीक है, कोई झरना है, या फिर मान लीजिए कोई हिमानी है, ये सब जब चलें, बहें, तो बहने के साथ साथ मेरे दोस्तों, बहने के साथ साथ कंकड़, पत्थर, बालू आदि लेकर चलें। तो अब ये कंकड़, पत्थर, बालू उनके साथ आ रहे हैं मेरे दोस्तों, तो रास्ते में जो है आने वाली चट्टानों से वो टकराएंगे, और टकराएंगे तो उनका चट्टानों का क्षरण होगा। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अपघर्षण या एब्रेजन बोलते हैं। ठीक है, अपघर्षण या एब्रेजन बोलते हैं। ठीक, अब दूसरी प्रक्रिया का नाम है सन्निघर्षण। देखिए ये सब अपर्दन के अंतर्गत होने वाली प्रक्रियाएं हैं। अलग अलग प्रकार से अपर्दन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, बस यही हेडिंग है या यही पॉइंट है। ठीक, अब सन्निघर्षण या एट्रेजन में क्या होता है मेरे दोस्तों? एट्रेजन में बहने वाले पदार्थों के आपस में टकराकर छोटा होना। अब जो पदार्थ बह रहे हैं उसमें मोटी चट्टानें भी होंगी, छोटी चट्टानें भी होंगी, ठीक है, आकार में कुछ बड़ी भी होंगी, कुछ छोटी भी होंगी। जब वो बहकर आ रहे हैं, नदी, नाला है या फिर कोई भी मेरे दोस्तों झील का पानी बह रहा है या कुछ भी है, ठीक, या फिर हिमानी है, वो सब बहने वाले पदार्थ उसके साथ आ रहे हैं। ठीक, और आपस में टकराकर क्या हो रहे हैं? बह रहे हैं और छोटे कणों में टूट रहे हैं। ठीक, तो इसी को बोलते हैं सन्निघर्षण। अब मेरे दोस्तों घोलन या संक्षारण क्या होता है, इसको जान लेते हैं। घोलन या संक्षारण, ठीक,
कोरेजन, देखिए घुलनशील चट्टानें, देखिए धरती के जो भूगर्भ है उसमें जो है डोलोमाइट, चूना पत्थर, ठीक है, या फिर क्रस्ट कह लीजिए, क्रस्ट के कुछ भाग में ये पाई जाती हैं घुलनशील चट्टानें, इनको बोलते हैं डोलोमाइट या चूना पत्थर की चट्टानें, ठीक है। ये अन्य चट्टानों के साथ होती हैं। तो क्या होता है, जब पानी इनमें पहुंच जाए, देखिए बरसात का पानी हो सकता है, नदी का पानी हो सकता है, नाले का पानी हो सकता है, पोखर का पानी हो सकता है, ठीक है, रिसने के बाद या फिर जमीन के अंदर पहुंच जाए या फिर चट्टानों में पहुंच जाए, तो क्या होता है, डोलोमाइट और चूना पत्थर वाली ये चट्टानें जो है मेरे दोस्तों ये घुल जाती हैं और क्या हो जाती हैं, सैल से अलग, मतलब जो चट्टान है उससे अलग हो जाती हैं दोनों, और इसी को हम बोलते हैं घोलन या संक्षारण, कोरेजन, ठीक। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों जल गति क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन। इसमें क्या होता है, जल गति क्रिया आप समझ ही गए होंगे, जल की गति के कारण होने वाली क्रिया, ठीक। आप सुने होंगे, देखिए उत्तराखंड में एक बार बाढ़ आई थी, ठीक है, आपदा आई थी जो कि केदारनाथ के ऊपर स्थित एक झील के टूटने के कारण आई थी। तो उसमें क्या हुआ था मेरे दोस्तों, तीव्र गति के साथ जो है क्या बहा था, पानी बहा था, ठीक है, गंगा नदी में। और जब उसमें मंदाकिनी और गंगा नदी में जब तीव्र गति से पानी बहा था तो क्या हुआ था, उसके जितने भी किनारे थे वो कट कट कर टूट टूट कर गिरने लगी चट्टानें, और जो रास्ते में आता गया उसको बहाती लेती गई, बहा कर ले गई, ठीक। तो इसी को हम बोलते हैं तीव्र गति से अगर चले पानी या मध्यम गति से भी चलेगा तो भी वो जो है अपर्दन जरूर करेगा, ठीक। अब जलगति क्रिया से क्या होता है, हाइड्रोलिक एक्शन से, कि जो सागरीय गति है, सागरीय तरंगें, सागर की जो तरंगें बहती हैं मेरे दोस्तों, सागर की लहरें जो चलती हैं उनसे भी होता है और नदी द्वारा भी होता है, ठीक। मैंने उदाहरण बता दिया आपको, किसका उदाहरण बता दिया, आपदा का उदाहरण बता दिया उत्तराखंड की। अब देखिए जलदाब क्रिया क्या होती है, जलदाब क्रिया या वाटर प्रेशर, इसमें क्या होता है, सागरीय तरंगें जो होती हैं मेरे दोस्तों इनके द्वारा ये होता है, ठीक है, जब दबाव पड़ता है चट्टानों पर मेरे दोस्तों पानी का या जल का, ठीक, तो फिर क्या होती है, चट्टानें जो है चटकना शुरू हो जाती हैं, टूटना शुरू हो जाती हैं और विखंडित हो जाती हैं। इसी को हम जलदाब क्रिया द्वारा क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। अब हम बात करते हैं उत्पाटन, प्लकिंग। देखिए उत्पाटन में क्या होता है, देखिए हिमानिया या ग्लेशियर क्या होते हैं, जब हिमानिया ग्लेशियर जब बहना शुरू होते हैं, किसी पहाड़ पर से बहेंगे, ठीक है, या फिर ऐसे इलाके में बहेंगे जहां ढलान हो, बर्फ को ही, बर्फ के जो मेरे दोस्तों पहाड़ होते हैं, बर्फ की बनी हुई चट्टानें होती हैं, उनको हम हिमानी बोलते हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स बोलते हैं, ठीक। जब ये बहते हैं मेरे दोस्तों नदी की तरह बहते हैं, और बहने के साथ क्या होता है, ये अपने साथ चट्टानें तोड़ तोड़ कर लेके आते हैं और रास्ते में आने वाली चट्टानों को तोड़ देते हैं, विखंडित कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं मेरे दोस्तों, तोड़ देते हैं। तो इनको हम कहते हैं उत्पाटन या प्लकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाटन या प्लकिंग। अब देखिए मेरे दोस्तों अपवहन, ठीक है, डेफ्लेशन। डेफ्लेशन में क्या होता है मेरे दोस्तों, आपने सुना होगा जैसे रेगिस्तानी इलाके हैं यहाँ पर, जहां पर शुष्क और आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ठीक है, जहां पर हवाएं चलती हैं तेजी से, ठीक है, जहां पर शुष्क है या अर्ध शुष्क है प्रदेश, वहां पर क्या होता है, ये क्रियाएं देखने को मिलती हैं। और ये किसके द्वारा होती हैं, पवनों के द्वारा होती हैं। आंधी चलती है मेरे दोस्तों जोर जोर से, ठीक है, हवाएं चलती हैं और एक स्थान से ले जाकर अवसाद को दूसरे स्थान पर छोड़ देती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, अपवहन या डिफ्लेशन बोलते हैं, अपवहन या डिफ्लेशन बोलते हैं, ठीक। अब अपवहन को आपने खूब देखा होगा मेरे दोस्तों रेगिस्तानी इलाकों में, जैसे हमारे यहाँ थार का मरुस्थल है मेरे दोस्तों, तो राजस्थान में स्थित है थार का मरुस्थल। वहां पर क्या होता है, एक किसी दिन अगर देखोगे आप तो एक ऊंचा सा टीला बना होगा, किसका, रेत का टीला बना होगा, और अगले दिन देखोगे तो मेरे दोस्तों रेत का टीला वहां होगा ही नहीं, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया होगा। तो इसी तरीके से क्या होता है, अपवहन होता है, ठीक है। और उत्तर भारत में जब गर्मी के दिन पड़ते हैं, गर्मी में क्या होता है मेरे दोस्तों, धूल उड़ती है और एक स्थान से जाकर, एक स्थान से चलकर धूल दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, अपवहन बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं। अब मेरे दोस्तों आगे हम पढ़ने वाले हैं, देखिए अपर्दन के कारण क्या होता है, अनेक प्रकार से अपर्दन होता है, प्रोसेस होते हैं बहुत सारे अपर्दन के, ठीक। और वो किस किस रूप में भाग लेते हैं, अपर्दन जब होता है मेरे दोस्तों अनेक प्रक्रियाएं होती हैं, और उन प्रक्रियाओं के अंदर
अनेक संरचनाएं बनती हैं, चाहे नदी के द्वारा बने मेरे दोस्तों, चाहे समुद्र के द्वारा बने, चाहे मेरे दोस्तों हिमानी के द्वारा बने। आइए उनको जान लेते हैं कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं अपर्दन के कारण। ठीक है, उनको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। केवल आइए अब ये जान लेते हैं कि अपर्दन के कारण कौन कौन से कारण है, किस वजह से अपर्दन होता है। और मेरे दोस्तों जो जैसे नदी है मेरे दोस्तों, हिमानी है मेरे दोस्तों, समुद्र है मेरे दोस्तों, पवन है मेरे दोस्तों, और भूगर्भीय जल है, ये दोस्तों कैसे कैसे कौन कौन सी संरचनाएं बनाते हैं इनको जान लेते हैं। एक एक नंबर में ये आती जरूर है, पूछ लिया जाता है कि ये संरचना किस कारण से बनती है, तो इनको जान लेते हैं। इनको डिटेल में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों इनको जान लेते हैं। मेरे दोस्तों अपर्दन के कारण देखिए, अपर्दन के विभिन्न प्रक्रमों द्वारा निर्मित विशिष्ट स्थल रूप, मतलब स्थल के ऊपर अनेक प्रकार की संरचनाएं बन जाती हैं। ठीक है, जो हमारा स्थल मंडल है या भूपरपटी है उसके अंदर, ठीक है, भूगर्भ में जैसे भूमिगत जल द्वारा बनेंगी, ठीक है, सागरीय जल द्वारा स्थल पर बनेंगी, सागर के किनारे बनेंगी, हिमानी द्वारा मेरे दोस्तों कहां पर, जहां पर हिमानी या ग्लेशियर होंगे, ठीक है, पर्वत होंगे, जहां पर ग्लेशियर का स्थान होगा वहां पर क्या होगी, संरचनाएं मिलेंगी। जहां पर हवाएं चलती होंगी वहां पर संरचनाएं बनेंगी भूपरपटी पर या स्थल मंडल पर। और नदी यानी रिवर के कारण भी स्थल मंडल पर बहुत सारी संरचनाएं बनती हैं। तो इनको जान लेते हैं। देखिए, अपर्दन के विभिन्न प्रक्रमों द्वारा निर्मित विशिष्ट स्थल रूप यानी कि डिस्टिंक्टिव लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट प्रोसेस ऑफ एरोजन। ठीक, अब मेरे दोस्तों अगर हम देखें नदी, रिवर द्वारा कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं, देखिए ये इतनी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। एक नंबर में क्वेश्चन कभी भी कहीं से भी उठा सकता है कि मान लीजिए जैसे जूगेन पूछा इसने, जूगेन रचना जो है किसके द्वारा बनती है, इस तरीके से प्रश्न आएगा और 4 ऑप्शन रख देगा। नदी द्वारा बनती है, भूमिगत जल द्वारा बनती है, सागरीय जल द्वारा बनती है, हिमानी द्वारा बनती है, इस तरीके से पवन द्वारा बनती है। अब आपको पवन लगाना पड़ेगा। ठीक, तो आइए मेरे दोस्तों कौन कौन सी संरचनाएं, इनको हम डिटेल में जानेंगे और अगली वीडियो आप जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि नदी, भूमिगत जल, सागरीय जल, हिमानी और पवन, ये संरचनाएं हम कैसी होती हैं, किस प्रकार से बनती है, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक, लेकिन मैं अभी केवल इनको समझा दे रहा हूं कि नदी के द्वारा कौन सी संरचनाएं बनती हैं, भूमिगत जल द्वारा कौन सी संरचनाएं बनती हैं, सागरीय जल द्वारा कौन सी संरचनाएं बनती हैं, हिमानी द्वारा कौन सी संरचनाएं बनती हैं और पवन द्वारा कौन सी संरचनाएं बनती हैं। देखिए मेरे दोस्तों, नदी या रिवर के द्वारा कौन सी संरचना बनती है, बी आकार की घाटी। देखिए एक होता है यू आकार की घाटी, आप यहां देख रहे होंगे यू आकार की घाटी, यू शेप्ड वैली, ये हिमानी द्वारा बनती है। ठीक, याद रखिए यू आकार की घाटी, यू शेप्ड वैली हिमानी द्वारा बनती है। ठीक, और नदी द्वारा कौन सी बनती है, बी आकार की घाटी, याद रखिएगा बी आकार की घाटी, बी शेप्ड वैली नदी द्वारा बनती है। जल प्रपात या छिप्रिका, देखिए मेरे दोस्तों ये भी नदी द्वारा बनता है, जल प्रपात वाटरफॉल्स। ठीक, और छिप्रिका यानी रैपिड्स। देखिए जो छिप्रिका होती है ऊंचाई में जो कम ऊंचाई वाले जलप्रपात होते हैं उनको छिप्रिका बोलते हैं। ठीक, इनको हम डिटेल में जानेंगे और इनके कुछ उदाहरण भी देंगे। ठीक है, अगली वीडियो में। जलोढ़ शंकु, देखिए जलोढ़ शंकु एलुवियल कोन, ठीक, एलुवियल कोन। जलोढ़ पंख एलुवियल फेंस, जलोढ़ शंकु नदी द्वारा, जलोढ़ पंख नदी द्वारा, एलुवियल फेंस। नदी विसर्प मेंडर्स, ठीक, नदी विसर्प भी किसके द्वारा बनते हैं, नदी द्वारा। गोखुर झील बहुत इंपॉर्टेंट है, गोखुर झील। ठीक, ऑक्सबो लेक ये भी नदी द्वारा बनती है। तटबंध लीव्स, ठीक है, तटबंध भी नदी द्वारा बनते हैं, लीव्स। बाढ़ का मैदान फ्लड प्लेन, ठीक है, फ्लड प्लेन। ठीक, अब देखिए डेल्टा भी किससे द्वारा बनते हैं, नदी द्वारा। अब आप मेरे दोस्तों भूमिगत जल द्वारा जो कौन सी संरचनाएं बनती हैं उनको जान लेते हैं। अंडरग्राउंड वाटर, देखिए मेरे दोस्तों लेपीज अंडर वाटर से बनती है। जो भूमिगत जल हमारा धरती के अंदर जाता है, ठीक है, वो भी हमारी पृथ्वी के अंदर जाता है भूगर्भ में, वो भी क्या है अनेक प्रकार की संरचनाएं बनाता है। देखिए लेपीज बनाता है, घेलरंद सिंक होल बनाता है, ठीक है, घेलरंद सिंक होल। कंदरा बनाता है, केप्स बनाता है, ठीक है, कंदरा केप्स बनाता है। अंधी घाटी यानी ब्लाइंड वैली, अब आप समझ गए होंगे वी आकार की घाटी किससे द्वारा, नदी द्वारा। यू आकार की घाटी हिमानी द्वारा। और अगर हम अंधी घाटी की बात करें ब्लाइंड वैली तो किसके द्वारा, भूमिगत जल द्वारा। टेरारोसा भूमिगत जल, हम्स भूमिगत जल, ठीक है, हम्स किससे बनती है संरचना, भूमिगत जल। टेरारोसा किससे बनती है, भूमिगत जल द्वारा। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों सागरीय जल। देखिए सागरीय जल से क्या बनता है, तटीय कगार, ठीक, तटीय कगार। और एक होता है तटीय कंदरा,
देखिए तटीय कगार और तटीय कंडरा दोनों किससे बनते हैं? सागरीय जल से बनते हैं। स्टैक, स्टैक भी किससे बनता है? सागरीय जल से। पुलिन, ठीक है, पुलिन यानी बीच, ठीक, सागरीय जल से बनता है। सुना होगा आपने, बीच पर गए थे नहाने, ठीक है, हम उस वाले बीच पे घूम के आए जो भी समुद्र किनारे जाते हैं, ठीक। रोधिका, बार्स, रोधिका बार्स, संयोजक रोधिका, ठीक है, रोधिका और संयोजक रोधिका यानी कनेक्टिंग वार्स और रोधिका यानी खाली बार्स और कनेक्टिंग वार्स, ये दोनों किससे बनती है? सागरीय जल से। तटरेखा, ठीक है, कोस्टल लाइन भी किससे बनती है? सागरीय जल से। हिमानी, हिमानी यानी ग्लेशियर्स जो कि बर्फ के होते हैं बने हुए, और बर्फ बहती है ढलान के सहारे मेरे दोस्तों, जैसे नदी बहती है ऐसे क्या बहती है? बर्फ बहती है। तो कौन कौन सी रचनाएं बनाती है? यू आकार की घाटी बना लेती है, ठीक है, हिमानी। लटकती घाटी बना लेती है, हैंगिंग वैली, ठीक। अब समझ लीजिए, बी आकार की घाटी नदी, यू आकार की घाटी हिमानी, और लटकती घाटी हैंगिंग वैली हिमानी। हिम गहवर भी किसके द्वारा बनता है? हिमानी द्वारा। और अंध घाटी किसके द्वारा बनी थी? अंधी घाटी, ब्लाइंड वैली भूमिगत जल द्वारा। हिम गहवर हिमानी द्वारा। एरीट, ठीक है, एरीट किसके द्वारा? हिमानी द्वारा। गिरिशृंग यानी हॉर्न, गिरिशृंग यानी हॉर्न किसके द्वारा? गिरिशृंग, ठीक, किसके द्वारा? हिमानी द्वारा। नुनाटक, नुनाटक किसके द्वारा मेरे दोस्तों? हिमानी द्वारा। भेड़शिला, रॉक माउंटेनी, ठीक है, रॉक माउंटेनी किसके द्वारा बनती है? रॉक माउंटेनी हिमानी द्वारा। हिमोड, मोरेन्स, हिमोड किसके द्वारा बनते हैं? हिमानी द्वारा, ठीक है, हिमोड किसके द्वारा? हिमानी द्वारा। अब आते हैं मेरे दोस्तों पवन यानी विंड, जो हवाएं चलती हैं वो कौन कौन सी संरचनाएं बनाती हैं? देखिए बातगर्त, ब्लो आउट, बातगर्त किसके द्वारा? पवन द्वारा। छत्रक सेल या गारा, छत्रक सेल या गारा। मशरूम रॉक, आप देखते होंगे, नेट पर चेक कर लीजिए, मशरूम की तरह दिखती है क्या? चट्टान, वो किसके द्वारा बनती है? पवन के द्वारा या विंड के द्वारा। यारडांग, यारडांग किसके द्वारा बनती है? पवन द्वारा। गुमदाकार टीला, ठीक है। इंसलब्रिंग, इंसलबर्ग किसके द्वारा बनता है? इंसलबर्ग गुमदाकार टीला किसके द्वारा? पवन द्वारा। बालू का स्तूप, सैंड डम्स, बालू का स्तूप, सैंड डम्स, ये भी किसके द्वारा बनता है? पवन द्वारा। लोएस किसके द्वारा बनते हैं? लोअस, देखिए बहुत आता है लोअस भी, प्रश्न आता है लोअस संरचना किसके द्वारा बनती है? तो पवन द्वारा बनती है। पेडिमेंट किसके द्वारा बनता है? पवन द्वारा, पेडिमेंट पवन द्वारा। प्लाया, प्लाया किसके द्वारा मेरे दोस्तों? प्लाया भी पवन द्वारा बनता है। तो लोएस, पेडिमेंट, प्लाया, बालू का स्तूप, गुमदाकार टीला, यारडांग, ज्यूगेन, छत्रक सेल, गारा और बातगर्त, ये सब किसके द्वारा बनती हैं? पवन के द्वारा बनती हैं। अब मेरे दोस्तों अपर्दन चक्र को समझ लेते हैं, आइए अपर्दन चक्र को समझ लेते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे दोस्तों। देखिए दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं, अब अपर्दन चक्र या एरोजन साइकिल को पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है आइए जान लेते हैं। देखिए मेरे दोस्तों हमने जब पढ़ा था अंतर्जात बल, ठीक है, पटल विरूपणकारी बल हो, ज्वालामुखी क्रियाओं हो या भूकंप हो या संवहनीय धाराएं हो, ठीक है, प्लेट विवर्तन हो, ये सब क्या है? अंतर्जात बल हैं, जिनकी मदद से क्या होता है? इन अंतर्जात बलों के कारण ही मेरे दोस्तों इनकी मदद से क्या होता है? भूपटल पर अनेक संरचनाओं का निर्माण होता है। देखिए मेरे दोस्तों पर्वत का निर्माण होगा, पठार का हो, धरातलीय अवतलन, धरातलीय अवतलन मतलब मेरे दोस्तों जब धरातल नीचे बैठ जाए उसी को अवतलन बोलते हैं। झील है मेरे दोस्तों, ठीक है, खाइयां हैं, ठीक है, गर्त हैं, ठीक है, जैसे हमारा सागरों के अंदर गर्त होते हैं, महासागरों के अंदर गर्त होते हैं, ठीक है, ये एक तरीके से समझ लीजिए खाइयां ही होती हैं, बहुत गहरी और संकरी खाइयां होती हैं, उन्हीं को हम गर्त कहते हैं, ठीक है। तो ये अंतर्जात बल के कारण ये सारी चीजें बनती हैं और ये हम पढ़ चुके हैं मेरे दोस्तों कैसे बनती हैं, ठीक है। अब मेरे दोस्तों जब ये सारी क्रियाएं हो जाती हैं, ये सारी संरचनाएं भूपटल पर बन जाती हैं, ये संरचनाएं भूपटल पर बन जाती हैं, फिर क्या होता है? फिर बाहरजात बल अपना काम शुरू करते हैं, ठीक, बाहरजात बल और अंतर्जात बल लगातार अपना काम कर रहे हैं और बाहरजात बल क्या करते हैं? इन सब संरचनाओं को काट छांट कर, ठीक है, जो गहरे हैं उनको पाट कर, ठीक है, जैसे झील है, खाइयां हैं, धरातलीय अवतलन है, इनको वो क्या करेंगे? पाटेंगे, ठीक है, एकसार करेंगे, एक जैसा करेंगे और पर्वत पठार को इनको तोड़ेंगे। तो ये सारी क्रियाएं करके वो धरातल को क्या करना चाहते हैं? वो समतल करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये क्रिया लगातार चलती रहती है।
अंतर्जात बल अपना कार्य करते हैं, वो अनेक प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करते हैं, और बहिर्जात बल उनको काट छांट कर एकसार करने की कोशिश करते हैं, समतल करने की कोशिश करते हैं, और ये लगातार क्रियाएं चलती रहती हैं। इसी को हम एरोजन साइकिल कहते हैं। ठीक है, बहिर्जात बल के कारण क्या होता है, ये संरचनाओं का अपघटन हो, विघटन हो, ठीक है, और इनका क्या होता है, अपक्षय होता है, ठीक, एरोजन होता है, और इस तरीके से पूरा एरोजन साइकिल चलता है। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता हुए हैं विलियम मॉरिस डेविस, ठीक, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बताया था कि स्थल आकृति, जो स्थल की आकृतियां हैं उनका निर्माण का एक विशेष क्रम होता है। ठीक है, अगर हम इनको निर्माण के क्रम को देखें तो एक विशेष क्रम होता है, और पहले जो है जो चट्टान बनेगी, ठीक है, जो चट्टानें बनेंगी वो कैसी होंगी, तरुण अवस्था में होंगी, फिर कैसी होंगी, प्रौढ़ अवस्था में होंगी, यानी मैच्योर हो चुकी होंगी, और फिर क्या हो जाएंगी, जीर्ण या ओल्ड अवस्था में होंगी। ठीक, तो ये अवस्थाएं होती हैं, और इनका जो मेरे दोस्तों जो इन्होंने अवधारणा दी वो किसके, डार्विन के जैविक विकासवाद का समर्थन, मतलब जैविक विकासवाद के जो है जैविक विकासवाद से इन्होंने इंस्पायर होकर दी थी डेविस। ठीक है, विलियम मॉरिस डेविस ने जैविक विकासवाद जो डार्विन का था उनसे इंस्पायर होकर, मतलब इन्होंने जो है ये अपना क्या दिया था, ये अपरदन चक्र के बारे में इन्होंने कहा था। अब देखिए स्कॉटिश भूगोलवेत्ता, एक स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं भूगोलवेत्ता जेम्स हटन। कौन है, जेम्स हटन ने भू आकृति के एक रूपतावाद की अवधारणा को दिया था। इन्होंने कहा था सब में एक रूपता है लगभग, ठीक है, और ये इन्होंने कहा था कि वर्तमान जो है, जो वर्तमान आज मौजूद है वो भूत की कुंजी है, मतलब हम देखें तो जो भूत में जो कुछ हुआ है उसे वर्तमान से ज्ञात किया जा सकता है। और इन्होंने ये भी कहा कि ना तो हमें ये पता है कि आदि क्या है, आदि मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, और ना हमको ये मालूम है कि अंत कहाँ क्या होगा, ना हमें उस जो अंत होगा मेरे दोस्तों उसका भविष्य क्या होगा, मतलब अंत कैसे होगा, क्या होगा, ये हम नहीं जान सकते, न आदि हम जान पाए कि आदि मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, ये किसने कहा था, जेम्स हटन ने कहा था। तो इसी के साथ अपरदन चक्र खत्म होता है मेरे दोस्तों। अब अपरदन खत्म हो गया मेरे दोस्तों, अब हम जानेंगे अगली क्लासों में जो हमने आज पढ़ी हैं नदी के द्वारा बनने वाली संरचनाएं कौन कौन सी हैं, इनको डिटेल में समझेंगे, कैसे किस प्रकार से बनती हैं। ठीक, और मेरे दोस्तों भूगर्भ जल के द्वारा बनने वाली संरचनाओं को पढ़ेंगे, वो कैसे और किस प्रकार बनती हैं। समुद्र जल के द्वारा, समुद्र के द्वारा बनने वाली संरचनाओं को पढ़ेंगे, वो कैसे और किस प्रकार बनती हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, और इसी तरीके से हिमानी और मेरे दोस्तों पवन के द्वारा जानेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए भूगोल। और मेरे दोस्तों क्वेश्चन आंसर मैंने जो है मॉक टेस्ट की एक सीरीज शुरू की है जिसको हम बूस्टर डोज प्लस सीरीज नाम दिया है, वो मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है। उन क्वेश्चनों को लगाते रहिए, मेरी क्लासों को देखते रहिए, और मैं आपसे वादा करता हूं मेरे दोस्तों कि मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा। और मेरे दोस्तों यूट्यूब के ऊपर ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं होगा जैसा मेरा होगा। और मेरे दोस्तों आप तैयारी करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।